तभी हम लोग कर रहे हो साउंड के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जो थोड़े अलग वे से होते हैं, जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इजी होते हैं, बस पता नहीं होता इसलिए लगता है कि वो डिफिकल्ट है। ठीक? तो इसके लिए हमें कुछ चीजें देखना है। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है? देखो ये वाला केस है। और आप देखोगे, इसको मैं ए नाम देता हूँ, इसको बी नाम देता हूँ, इसको सी नाम देता हूँ, इसको डी। आप मुझे बताओ इसमें सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड किसकी होगी? बी। बी मतलब एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है? ये इसे बोलते हैं मीन पोजीशन बोलते हैं। ये जहां से ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। जैसे इस केस में थोड़ा कम है, इस केस में कम है, इस केस में कम है, इस केस में, तो ये वाला केस में बहुत ज्यादा है। उसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है। चलो, तो ये तो मुझे बता बता दिया मैंने। अभी क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ई में वही बता रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, क्योंकि बस दिक्कत ये होता है हम लोगों ने पहले कभी सॉल्व नहीं किया होता है, इसीलिए लगता है डिफिकल्ट, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक, पढ़िए। विच वाइब्रेशन इज ऑफ लॉन्ग लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड? लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड किसका होगा? अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे अगर मैं मेन पॉइंट निकालता हूँ, यहाँ पे मिड पॉइंट निकालता हूँ, तो आपको लगेगा ये बी का जो वाइब्रेशन थोड़ा ज्यादा है। देखो इसका तो बहुत कम लग रहा है। मेन पॉइंट से डिस्टेंस देखिए किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। आंसर क्या होगा फिर? बी। एक मार्क मिल गया। आवाज में। फिर विच वाइब्रेशन इज लीस्ट फ्रीक्वेंसी? लीस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब पता है क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब पता है क्या होता है? जैसे मान लीजिए, अब एग्जांपल बताता है, ये ऐसे केस में बताता हूं, आपको थोड़ा जल्दी पता चलेगा। एक पैटर्न लिया मैंने। ए, बी, सी, डी। नोट में किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी? डी की। कैसे ढूंढना आपने? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, ये जो टाइम फ्रेम है इसमें, उसने उतने कितनी बार रिपीटेशन किया सेम पार्ट का। जितनी ज्यादा रिपीटेशन उतना फ्रीक्वेंसी क्या? राइट। जितना रिपीटेशन कम उतना फ्रीक्वेंसी कम। अब ये जो पैटर्न है, आपको क्या लग रहा है किसकी ज्यादा रिपीटेशन हुए? ए बी सी की इसमें? ए की। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी रहेगी? इसका आंसर ए रहेगा, इसका आंसर बी रहेगा। बराबर। सेम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ए एंड सी? जब आप ऑब्जर्व कीजिए, जब ए का 3 होता है, 3 रिपीटेशन होता है, तो सी का कितना हो रहा है? एक ही हो रहा है ना? तो रेशियो कितना आएगा? उन्होंने ए क्या किससे पूछा? ए एस टू सी पूछा है, तो रेशियो क्या आएगा? बराबर है। किससे डाउट है इस केस में? ये समझ आए फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना? उसके कितने की है रिपीटेशन, उससे बोलते हैं रिपीट वाला। फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसके बाद आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? देखो, वेवलेंथ बताता है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को, अगर आप बी में देखो, उन्होंने क्वेश्चन किसके पूछा है? बी एंड ए के बीच में। इसके जब यहाँ का अगर डिस्टेंस में एक लेता हूं, एक दो है, एक दो तीन है, तो क्या आप बोल सकते हैं कितना है? थ्री एच टू बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन। The frequency of principal note is f and frequency of third edge is 3f। आया 1:3 आया। और सेट है। हमें वाइब्रेशन देखना था, राइट? क्वेश्चन कहाँ गया है? क्वेश्चन में 4 देखना है। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 2:2 कुछ तो लिख रहा था, उसका आंसर क्या है इसमें? और 3:2 ही होगा ऑलमोस्ट। ये समझ में है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पेज में मिलेगा हमें डेफिनेटली। इस पेज पे है।
आया 3:1। किससे डाउट है इस केस में? ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। इसके लिए याद रखिए क्या मैं बताना चाहता हूँ, जैसे फ्रीक्वेंसी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ होता है, तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एल। ये हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालते हैं, उसकी जगह के इंटू 1/L लिखते हैं, तो एफ एल इक्वल टू क्या आएगा? तो यहाँ पे अगर दो स्ट्रिंग दिए हुए हैं, देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एफ एल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एफ एल इनके बीच हमेशा मल्टीप्लिकेशन उन्हीं के बीच में रहेगा। द लेंथ ऑफ वायर 80 सेंटीमीटर, एल वन कितना दिया उन्होंने? अंडर सम टेंशन प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी 256, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 256 है। व्हाट लेंथ ऑफ वायर, हमें लेंथ ढूंढना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए? 1024। अरे चार्जिंग तो लगा था मैंने। ठीक, लॉग्ड इन नहीं दिखा रहा है क्या ये? हाँ अभी दिखा रहा है। ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी उन्होंने कितना बताया? 1024 बताया। अब मैंने रिलेशन क्या बताया था? फ्रीक्वेंसी 1/L होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? F1L1 इक्वल टू F2L2। ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला F1L1 इक्वल टू F2L2। अब उसमें फॉर्मूले में डाल दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो F1L1 इक्वल टू F2L2। F1 की वैल्यू कितना है? 256 है। L1 की वैल्यू है 80 है। F2 की वैल्यू मुझे निकालना है, L2 की सॉरी L2 की वैल्यू निकालना है, F2 की वैल्यू 1024 है इंटू L2। तो 256 इंटू 80 अपॉन 1024 इक्वल टू L2। 256 फोर जा 1024, ये आया 20। तो L2 कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। किसी डाउट है इस केस में? वही क्वेश्चन है उसी पैटर्न का। अब ये समझ में आएगा सबको, ये कर सकते हो आप। फ्रीक्वेंसी दिया है 70 सेंटीमीटर, उसका 500 है। दूसरा है व्हाट लेंथ चाहिए और उसका फ्रीक्वेंसी दिया है। वही F1L1 वाला फंडा। किसी डाउट इस केस में? आएगा ये करने? ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे ये आता है बहुत सारे। 20 डायग्राम शो द प्रिंसिपल नोड। प्रिंसिपल नोड मतलब कैसे होता है? जो डायग्राम आपको ये वाला दिखेगा, ये वाला शेप, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल नोड। जो छोटी डायग्राम होते हैं ना, वैसा जो छोटा वाला पार्ट वो होता है प्रिंसिपल नोड। तो आपको कौन सा डायग्राम देख रही है प्रिंसिपल नोड? फर्स्ट डायग्राम दे रही है, क्योंकि उससे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसी के बाकी जो डुप्लीकेट सेकंड थर्ड वगैरह होता है। तो आपका फर्स्ट आंसर आ गया मेरे को, ए। सेकंड, विच वाइब्रेशन हैज फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स ऑफ दैट फर्स्ट। 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट किसमें दिख रहा है? ऐसे आपको 4 टाइम्स कौन से दिख रहा है? क्या है? थर्ड है, क्योंकि अगर आप देखोगे ये 4 बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 बार छोटे छोटे हुआ है। उससे मतलब नहीं है, 4 बार उसी का पार्ट है ना। ऑल सेट है, तो 4 बार हुआ, तो इसका आंसर क्या आया? 3 आ गया। इसका आंसर 3 है। बीच वाइब्रेशन हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या होता है? वेवलेंथ का मैंने डिफिनेशन क्या बताया था? देखो, वेवलेंथ मैंने बताया था कि इन दोनों के डिश का डिस्टेंस। अभी देखिए ये वाला वेव है, आप बताए ये वाला डिस्टेंस कम है या ये वाला डिस्टेंस कम है? नीचे वाला।
तो ज्यादा डिस्टेंस किसका होगा, ये वाला। अगर इसी नोट को, अगर आप डायग्राम 1 को देखते हो, उसका अगर देखोगे वो वाला पार्ट बहुत बड़ा है, जैसे ये वाला। इसका अगर मैं और एक डुप्लीकेट निकालता हूँ तो मुझे पता चले इसका वेवलेंथ बहुत बड़ा है, तो इसीलिए इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। बराबर। उसके बाद व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन 1 और 2। अगर यहाँ पे 1 लूप है, यहाँ पे कितने लूप है, 2, रेशियो कितना है। ऑल सेट है, इजी लग रहा है। चलो, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे कैसे है वो देखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, मैं क्या बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें सबकी लेंथ देखना है, किसका क्या देखना है, लेंथ देखना है। आप बताओ, ए और डी की लेंथ सेम लग रहा है, बराबर है। बी की लेंथ सबसे कम है, सी की लेंथ सबसे ज्यादा है, बराबर है, इतना श्योर। हमें एक फॉर्मूला पता है, याद है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर लेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बराबर है। तुम ये क्या बताओगे इस केस में, यहाँ पे जो बी है उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहेगा, मैक्स रहेगा, बराबर ना। बी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज्यादा क्यों रहेगा, बिकॉज इसकी लेंथ क्या है, कम है। उसके बाद सी के केस में उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मीन होगी। क्यों, उसका लेंथ सबसे ज्यादा है। तीसरा ऑब्जर्वेशन, ए और डी के केस में, ए एंड डी के केस में ऑब्जर्व करो, दोनों का नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, राइट, सेम रहेगा। क्यों, दोनों की लेंथ सेम है, ये ऑब्जर्वेशन। और सेट है। अभी यहाँ पे ये वाला अपने, ये मोस्टली अपने खिलौने में देखा होगा, इस वाला पार्ट। ये पेंडुलम इसको हिट करता है, फिर ये इसको हिट करता है, उस केस में क्या होता है पता है क्या। देखो अभी मैं क्या बताता हूँ, स्टोरी सुनिए। अगर पेंडुलम ए को अगर मैंने स्ट्राइक किया तो ये वाइब्रेट होगा ऐसा, बराबर है ना। वो किसको हिट करेगा, डी को हिट करेगा, क्योंकि उसका सेम लेंथ वाले को हिट करता है मोस्टली। तो ए और डी के केस में क्या होगा, देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। जैसे ए पेंडुलम का वाइब्रेट करोगे तो पेंडुलम ए बढ़ता जाएगा, उसका वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी किसको जाएगी, डी के जाएगी। और फिर उसके बाद डी की वाइब्रेशन क्या होगा, उस केस में आपका एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफर होता है। तो ए की एनर्जी किसको गई, डी को गई, बराबर है। तो डू इस केस में ए का एम्पलीट्यूड कम होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होगा ना वाइब्रेशन वो कम होगा एम्पलीट्यूड, और डी का बढ़ता जाएगा। डी का बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर वो किसको अटैक, फिर किसको स्ट्राइक करेगा, ए को करेगा। तो उस केस में डी की जो एनर्जी वो किसको जाएगी, एक का आएगा, नहीं, एक मिनट हाँ, ये तो समझ में आया। तो इस केस में क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन अबाउट दी पेंडुलम डी। तो आप क्या बोलोगे, ए आवाज बंद है। डी के बारे में आप क्या बताओगे, बताइए। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ डी, बराबर है। गिव रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन ऑफ पार्ट ए। क्यों, क्या बताओगे आप, क्योंकि आप बताओगे कि दोनों का लेंथ क्या है, सेम, बराबर। व्हाट टाइप ऑफ वाइब्रेशन टेक्स प्लेस इन बी एंड सी। बी एंड सी में कौन सा वाइब्रेशन प्लेस होगा, फोर्स वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन होगा ना। या फिर डैम भी बोल सकता है, डैम वाइब्रेशन बोल सकते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद वो कम होगा उसका एम्पलीट्यूड। गिव रीजन, उस केस में बताए उनका लेंथ अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है उस केस में, ठीक है। चलो फिर, ऐसे क्वेश्चन आगे भी है, बताता हूँ मैं आपको। हाँ, ये वाला क्वेश्चन का भी एक पार्ट है, मैं बताता हूँ उसका क्या सीन है। इसका बस स्टोरी सुनिए तो आपको आइडिया आ जाएगा। देखो, डिस्क्राइब योर ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी प्रिंसिपल इलिस्ट्रेटेड बाय दिस। ओके, मैं इसका ऑब्जर्वेशन में बताता हूँ क्या करना है। अगर आपने फोर्क ए को, देखो मैं क्या बोला, अगर फोर्क ए को मारा तो क्या होगा, ए वाइब्रेट हो जाएगा, इसका जो आवाज है इसमें आ जाएगा, बराबर। ये आवाज यहां से इसको पास हो जाएगा, बराबर, ये वाइब्रेट होना चालू हो जाएगा। इसकी वजह से क्या वाइब्रेट होगा, ये ट्यूनिंग फोर भी वाइब्रेट। जो स्टोरी मैंने बताया आपको, वो आपको यहाँ पे पूरा पिक्चर मिलेगी, ठीक है। किसी को डाउट है अभी इस केस में, तो उस केस में वही बताना है। तो इस केस में जैसे ए का वाइब्रेट होगा तो उसका एयर कॉलम की वहां से ये वाइब्रेट होना चालू हो जाएगा,
फिर ये एयर कॉलम इसको वाइब्रेट एनर्जी पास करेगा, उसके वजह से ट्यूनिंग बी 4 बी आपका वाइब्रेट होना चालू हो जाएगा विथ सेम एम्पलीट्यूड। ऑल सेट है? किसी डाउट है इस केस में? ये वाला डायग्राम के बुक में भी आप वो वाला उसके ऑब्जर्वेशन पढ़ सकते हो, वहां पे लिखा है। हा वाला क्वेश्चन आला होता तुम्हाला मागच्या वेळेस बघा. द रेशिओ ऑफ लाउडनेस एम्प्लिट्यूड 3:4 दिए, म्हणजे A1/A2 किती दिलेलं आहे त्यांनी? 3:4. त्यांनी काय विचारलंय? लाउडनेस विचारलंय. लाउडनेसचा फॉर्म्युला काय होता आठवलं तुम्हाला? मी सांगितलं होतं. लाउडनेस ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय असतो? स्क्वेअर ऑफ एम्प्लिट्यूड असतो. तो मी ह्या केसमध्ये काय L1/L2 इज इक्वल टू A1 स्क्वेअर/A2 स्क्वेअर. A1 ची व्हॅल्यू काय? 3/4/4 म्हणजे काय आलं? 9/16 झालं आंसर. बरो. पिच क्या होता है यहाँ पे? क्या बताए? पिच दोनों के केस में हमेशा 1:1 ही होता है, हमेशा याद रखिए. पिच किसके ऊपर डिपेंड है? याद है मैंने बताया था पिच किसके ऊपर डिपेंड है? पिच फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होता है. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ बोला है, तो अब हमें क्या रेशियो लेना है? 1:1. ऑल सेट है? इसी केस में सबसे ज्यादा वाइब्रेशन कौन बढ़ाएगा? क्या बताया? विच वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस अ लाउडर साउंड? आपका आंसर क्या आएगा? आर आएगा, मैंने बताया था. विच वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ मैक्सिमम स्टिलनेस? देखो याद होगा स्टिलनेस और पिच एक ही होता है. स्टिलनेस किससे डिपेंड है? फ्रीक्वेंसी से. मैक्सिमम कौन बढ़ाएगा? जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. इस केस में फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है? पी का. बराबर ना? तो 3 के 3 लूप है, तो 3 का. फिर व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ पी एंड आर? इसके 3 है तो इसका 1 है, तो क्या आएगा देखो? P/R पूछा है तो ये आएगा 1:3 आएगा. 1:3 है ना? सॉरी, हाँ मग आता सांगतो तुम्हाला. आपला फॉर्म्युला काय बघा. V इक्वल टू N लॅमडा होता, बराबर है. देखो अभी इसका रेशियो कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ. अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, मुझे एक सिंपल वर्ड बताइए, इसकी वैल्यून ज्यादा है या इसकी वैल्यून ज्यादा है? वैल्यून किसकी ज्यादा है? आर की. तो इसका अगर ये 1 होगा तो इसका कितना होगा? 3 है. तो अब अगर लिखना है आप ऐसे कि ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 3:1. किसके केस में? लैम्बडा आर, नहीं लैम्बडा पी आना चाहिए, सॉरी P/1. यहाँ पे गलत लिखा है शायद से मैंने. P/R का 3:1 होना चाहिए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर. कौन सा वाला? कौन सा वाला? लाउडर म्हणजे क्या? एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग? जो मिडल पॉइंट होता है उसका मैक्सिमम डिस्टेंस निकालते हैं वाला. इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है कि इसका सबसे ज्यादा होता है. देखिए ये डायग्राम इजी है क्योंकि हम लोगों ने बस पढ़े नहीं होते इसलिए ऐसा लगता है डिफिकल्ट है. क्या लिखा है? अ डिस्टिंग विच डायग्राम से होता है नोट फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. अगर आप देखोगे ये 4 नंबर के डायग्राम आपको म्यूजिकल नोट लग रहा है. ऐसा कभी म्यूजिकल नोट होता ही नहीं कभी. ये वेव फॉर्म से और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नोट है, बराबर ना? ABC ये क्या है? 1 2 3 क्या है? वेव फॉर्म से, नॉट म्यूजिकल. ये म्यूजिकल नोट है, ज्यादा जहाँ पे आवाज आ रहा है नहीं आ रहा है कम ज्यादा. ओके, सॉफ्ट नोट कौन सा है? फर्स्ट वन, ये वाला एकदम सॉफ्ट टर्न है, सब सेम लग रहा है. लो फ्रीक्वेंसी देखो, अब बास और लो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या मैंने बताया था, जिसका वैल्यू ये तो नहीं आएगा. इस और इस केस में फ्रीक्वेंसी किसका कम है? इसका कम है ना. कितने स्टेप? 1 2, 1 2
3 4 है, ऐसा देख सकते हैं आप, पता सकते। और सेट है। चलो अभी इस केस में और कोई क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसमें। तो अभी ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द प्रिंसिपल नोट, एक नोट वाला प्रिंसिपल नोट हो, विच हैज द फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट, किसको 4 टाइम्स है फर्स्ट से, ये कैसे चार कौन से, दी वाला हुआ। विच वाइब्रेशन है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ किसका है ज्यादा, जिसका ये वाला ज्यादा होता है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है। हाँ, क्वेश्चन पढ़िए। द वेव ऑफ सेम पिच बोला है, सेम पिच मतलब क्या सेम होगा, एग्जैक्टली याद रखिएगा। उन्होंने जब भी कभी बताते हैं कि सेम पिच है, इसका मतलब उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो उसका रेशियो कितना रहेगा, 1:1 रहेगा। तो वही अभी देखिए, द टू वेव ऑफ सेम पिच हैविंग एम्पलीट्यूड 1:3 दिया है, एम्पलीट्यूड दिया 1:3 दिया है, तो लाउडनेस कितना आएगा। अरे लाउडनेस का फॉर्मूला क्या है, बराबर ना। तो मैं इस केस में L1/L2 क्या आएगा, A1/A2, उसका क्या करना है हमें, स्क्वायर करना है। तो 1/3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9, 1/9 आएगा, बराबर है 1/9 आ गया। उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, 1:1 रहेगी, क्यों, उसका पिच सेम है, पिच सेम है इसका मतलब उसका फ्रीक्वेंसी सेम है, इसीलिए इसका रेशियो 1:1। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। या हॉलीडे हम लोगों ने लिया है, ये बताने की जरूरत है अभी। क्वेश्चन देखिए, हाउ हाउ डू द टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस सेम पिच बट प्रोड्यूस बाय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, ये हम कौन से केस में पढ़ते हैं, अभी पढ़ा था हम लोगों ने क्वालिटी केस में, है सब सेम है, बस आपका वो इंस्ट्रूमेंट अगर अलग अलग है तो उस केस में आप बोलोगे इससे क्वालिटी बोलोगे। तो वही लॉजिक है, देखिए दोनों उन्होंने इसीलिए डायग्राम निकाला, ये वाला डायग्राम थोड़ा ऑब्जर्व करो, दोनों का एम्पलीट्यूड यहाँ पे भी ए लिखा है, यहाँ पे भी ए लिखा है, इसका मतलब क्या, उसका एम्पलीट्यूड सेम है। फ्रीक्वेंसी मतलब देखो, ये जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं पे एंड ये भी हो रहा है, ये भी एंड हो रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, बस वो अलग अलग से गाया गया है। तो इसीलिए इससे ये वाला डायग्राम, डायग्राम ऑल सेट है। अभी क्वेश्चन क्या लिखा है, टू आइडेंटिकल गिटार प्लेड बाय द टू पर्सन टू गिव अ सेम पिच, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, उतना ही है, विल दे डिफर इन क्वालिटी, राइट। अगर वो सेम है उनका क्वालिटी डिफर होगा क्या, फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, सिंस द गिटार आएगा, दे आर सिमिलर वेवफॉर्म एंड दे प्रोड्यूस सिमिलर क्वालिटी। उन्होंने उन्होंने क्या बताया, पिच सेम है उनका, राइट, लेकिन वो भी गिटार ही, ये भी गिटार है, तो दोनों का जो भी एम्पलीट्यूड होगा वो सेम ही होगा। लेकिन एक गिटार एक पियानो, उस केस में आपका इंस्ट्रूमेंट अलग हुआ, इंस्ट्रूमेंट अलग हुआ तो आपका क्वालिटी भी अलग होगा, ठीक है। दोनों भी पियानो से बचा गया है, इसका मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो क्वालिटी भी क्या होगा, सेम रहेगा। ऑल सेट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया देखो, ये दोनों एक वायलिन है एक पियानो है, तो उनको ये बताना है, एक्सप्लेन व्हाई वेव पैटर्न्स आर डिफरेंट।
तो यहाँ पे क्या बताना, दोनों भी डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से हो रहा है, बराबर है। तो उनका क्वालिटी अलग होगा। क्यों? दोनों का क्वालिटी अलग क्यों होगा? क्योंकि उनका वेवफॉर्म अलग है। दोनों का शायद एम्पलीट्यूड और पिच सेम हो सकता है, लेकिन उनका क्वालिटी अलग है। और सेट है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अभी ये वाला किया था हम लोगों ने। इसमें का म्यूजिकल नोट कौन है? ये वाला नोट है। सबसे स्लो नोट कौन सा है? ये वाला। ओके। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी? इसकी है। ये दो क्वेश्चन करते हो बस करते। क्या लिखा है देखिए। ए बी सी, क्या नेम द कैरेक्टरिस्टिक, नेम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच इज सेम बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच का आपको एम्पलीट्यूड सम लग रहा है? दोनों एम्पलीट्यूड सेम लग रहा है? तो अब बस ऐसे, सिंस बोथ हैव सेम एम्पलीट्यूड, वेवफॉर्म और लाउडनेस एंड क्लाउड, उसका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो क्वालिटी इज सेम लिखा है क्या? सिंस बोथ हैव सेम एम्पलीट्यूड एंड वेवफॉर्म, ओके, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है बट वेवफॉर्म अलग है। वेवफॉर्म भी सेम है एंड लाउड, इसका मुझे पता है लाउडनेस सेम होगा, क्वालिटी का डाउट है यार, क्योंकि सब फ्रीक्वेंसी अलग है। बी एंड सी के बीच में दोनों, ओके, बी एंड सी के केस में बताता हूँ। दोनों के केस में अगर देखोगे एम्पलीट्यूड अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है, ठीक है, तो दोनों अलग अलग वेवफॉर्म क्रिएट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, ये वाला डायग्राम में देखिए, विच स्ट्रेस इज ड्यू टू लाउडेस्ट स्ट्रॉन्ग, कौन सा देगा? ए बी सी के केस में बी देगा, क्योंकि बी का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। सेकंड क्वेश्चन, विच स्ट्रेस इज ड्यू टू साउंड लोएस्ट पिच, लोएस्ट पिच म्हणजे काय? फ्रिक्वेन्सी कमी आहे, म्हणजे मी तुम्हाला काय सांगितलंय, ए वाला आहे का, ते लूप कमी असले पाहिजे, हे वाले लूप आहेत ना, हे कमी असले पाहिजे, तो फ्रीक्वेंसी किसका कम होगा? ए का। हो गया 2 मार्क के लिए। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन समझ में आए? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? उसी टाइम फ्रेम में ना, अभी तू ही नहीं तो बताया था मेरे को, यही टाइम फ्रेम लेता हूँ। अब बता फ्रीक्वेंसी किसकी कम है, ए की या बी की? हाँ, ए की ना, मतलब उससे टाइम फ्रेम में ये कितने कम है? तो अगर तू ऑब्जर्व करेगा, इस टाइम फ्रेम में इसके एक दो है, इसके कितने? 1 2 3 4 है, बराबर। इसके देखना, अगर ये देखना 1 2 3 4 है, तो इसका सबसे कम है, इसमें दो ही है, बराबर। ओके, और कोई क्वेश्चन है क्या बताएंगे? शायद इतना ही है। हाँ, ऐसा ही भी है ये वाला। हाँ, ये भी किया था हम लोगों ने। ठीक है, चलो भाई बस करते हैं।